हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल। इससे पहले अपन ने एक प्रकार के सेल पढ़ लिए थे, विद्युत अपघटनी सेल। उसी समय हमने इनके बारे में भी चर्चा की थी थोड़ी सी। विद्युत अपघटनी सेल कौन सी सेल थी? विद्युत अपघटनी सेल वे सेल थे जिसमें हमने विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया था, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली जो युक्ति होती है उसको कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इन्हें डेनियल सेल भी कहते हैं, या इनको वोल्टीय सेल या फिर गैल्वेनी सेल भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम विद्युत रासायनिक सेल के ये सारे नाम हैं। डेनियल सेल भी बोल सकते हैं, वोल्टीय सेल भी बोल सकते हैं, या इन्हें गैल्वेनी सेल भी अपन बोल सकते हैं। देखिए, एक नॉर्मल विद्युत रासायनिक सेल के बारे में अपन पढ़ते हैं कि किस प्रकार का होता है। ये अपने पास में कोई दो पात्र हैं। अब देखो, जो विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था उसमें एक ही पात्र था। उस एक ही पात्र में हमने विलयन पर रखा था, और उस विलयन में हमने दो धातुओं के इलेक्ट्रोड लगा रखे थे। लेकिन यहां पर अपने पास में दो अलग अलग पात्र होंगे, या हो सकता है कि पात्र एक भी हो, वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। लेकिन उसमें भी सरेंद्र दीवार लगी हुई रहती है बीच में। मान लीजिए दो अलग अलग पात्र हैं, इनमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड। ये मान लीजिए जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है, ये सॉलिड जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है, और ये कॉपर धातु का सॉलिड कॉपर धातु, जिंक और कॉपर दोनों धातुओं के एक एक इलेक्ट्रोड लगा रखे। और इनमें विद्युत अपघट्य हो सकता है, दोनों में समान विद्युत अपघट्य भरे हुए हो सकते हैं, या दोनों में पृथक पृथक विद्युत अपघट्य भी हो सकते हैं। मान लीजिए इसमें हमने जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट विद्युत अपघट्य का विलयन बना करके हमने इसमें भर दिया है। विलयन बनाया, यानी ये एक्वस जलीय अवस्था में, ये जिंक ठोस अवस्था में, छड़, और ये विलयन है। वैसे ये कॉपर है, ये ठोस है, और यहां पर ये हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया है, जलीय विलयन। ये लीजिए। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को चालक तार की सहायता से जोड़ देंगे अपन। ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इनको मैंने चालक तार की सहायता से जोड़ दिया। बीच में आप अगर धारा का मापन करना चाहते हैं, जैसे धारा की दिशा देखना चाहते हैं, या विभवांतर या धारा मापना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी युक्ति, जैसे एमीटर लगा सकते हैं आप, वोल्ट मीटर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इससे अपने को धारा की दिशा पता लग जाएगी, और ये भी पता लग जाएगा इसमें धारा प्रवाहित होने लगी है या नहीं होने लगी। दोनों इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ दिया है, और जो दोनों विलयन है, यानी कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, इन दोनों को एक लवण सेतु, एक यू आकार की नली होती है इस प्रकार की, उसकी सहायता से जोड़ेंगे दोनों विलयनों को। ये यू आकार की नली है, इसी का नाम है लवण सेतु। इसमें प्रबल विद्युत अपघट्यों का एगर जेल भरा हुआ रहता है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड का मान लीजिए इसमें जेल, या पोटेशियम नाइट्रेट का इसमें विद्युत अपघट्य का इसमें एगर जेल भरा हुआ हो। ये क्या करता है, जो लवण सेतु है, ये दोनों जो विलयन है, विद्युत अपघट्य के दोनों विलयनों के मध्य उदासीनता बनाए रखने का कार्य करता है। अथवा इस लवण सेतु के स्थान पर आप सरेंद्र दीवार का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके ये पात्र दो अलग अलग पात्र नहीं है, मान लीजिए एक ही पात्र का उपयोग कर सकते हैं आप। ये एक ही पात्र है जिसमें बीच में ये मैंने सरेंद्र दीवार लगा दी, ये लीजिए। तो अब इसमें आपको लवण सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इधर जिंक सल्फेट भरा हुआ है, और ये इधर कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। ये है सरेंद्र दीवार लवण सेतु की जगह पर। लवण सेतु या सरेंद्र दीवार, इन दोनों में से अपने को किसी एक का ही प्रयोग करना है। तो ये अपना डेनियल सेल है, ये बन करके तैयार हो गया। ये तो हो गई इसकी बनावट, किस प्रकार के बना हुआ होता है। एक पात्र के बीच में सरेंद्र दीवार लगा करके, एक तरफ जिंक सल्फेट का जलीय विलयन
दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भर दिया जाता है। जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक धातु का इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है, जो कि क्रमशः एनोड एवं कैथोड का कार्य करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड आपने लगाया है ये एनोड का कार्य करेगा, जिंक का इलेक्ट्रोड, और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया है ये कैथोड का कार्य करता है। और दोनों को किसी भी धारावाही चालक तार की सहायता से जोड़ देंगे और बीच में जैसे आप गैल्वेनोमीटर या एमीटर वोल्टमीटर वगैरह जोड़ सकते हैं। इस प्रकार का बना हुआ होता है डेनियल सेल। अब इसमें धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। धारा का प्रवाह आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा एनोड से कैथोड की ओर ही होगा। अभी इसकी कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, ये काम कैसे करता है। जैसे विद्युत अपघटन सेलों में इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की ओर ही प्रवाहित हुए थे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड टू कैथोड ही होता है, यानी धारा का प्रवाह होगा कैथोड से एनोड की। तो ये तो हो गई इसकी बनावट। जो डेनियल सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है, वो किस प्रकार के बने हुए होते हैं। अब अपन इसकी देखेंगे कार्य प्रणाली की, ये काम कैसे करता है। देखिए यहीं पर अपन इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं। कोई सा भी सेल है, विद्युत अपघटन सेल हो चाहे डेनियल सेल हो, किसी भी सेल के अंतर्गत एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और कैथोड पर सदैव अपचयन अभिक्रिया होती है। विद्युत अपघटन सेल में जो अभिक्रियाएं होती है वो असंतः होती हैं, अर्थात बाहर से अगर आप विद्युत धारा के रूप में ऊर्जा प्रदान करेंगे तब ये अभिक्रिया होती है, अन्यथा अभिक्रियाएं नहीं होती है। और डेनियल या विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत जो अभिक्रियाएं होती हैं वो स्वतः अभिक्रियाएं होती है, यानी यहाँ पर आपको धारा प्रवाहित करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इनको जोड़ देंगे तो स्वतः ही यहाँ पर अभिक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी और इसमें अपने आप ही धारा बहने लगेगी। तो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो देखिए एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। एनोड पर अपने को पता है एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर का अपचयन होगा। अब देखो ऑक्सीकरण किसका होगा, किसमें होगा, ये आपको देखिए कैसे पता चलेगा। ये जिंक है ठोस अवस्था में, ये जिंक सल्फेट है, विलयन है, ZnSO4। इसका मतलब यहां पर Zn और सल्फेट दो आयन मिले हुए हैं, Zn+2 है और SO4-2। SO4-2 होता है, इसका मतलब Zn कैसा है, +2। ये Zn ठोस है, 0 ऑक्सीकरण संख्या में। ये जो Zn है जिंक सल्फेट वाला, ये +2 स्टेट में। ठीक वैसे यहां पर ये कॉपर ठोस अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहां पर SO4-2 है तो कॉपर कितना होगा, +2। जो एक्वस वाला कॉपर है वो +2 है, सॉलिड वाला कॉपर है वो 0 स्टेट में। अब देखिए एनोड पर अपन क्या कह रहे थे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग, अर्थात ये जो जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसमें चेंज हो जाएगा Zn+2 में। Zn 0 ऑक्सीकरण संख्या वाला जो ठोस है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके किसमें बदल जाएगा, Zn+2। ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, अपचयन होगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक्वस अवस्था से ठोस अवस्था में चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन होती है कैथोड पर। देखिए एनोड की रिएक्शन, एनोड पर जो Zn है, किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है ये आपको यही से पता चलेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं ये भी आपको सेल की बनावट से ही पता चलेगा। देखिए Zn 0 ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +2 है, इसका मतलब ये हो गया कि जो Zn है वो कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का। ये बदल गया Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, और ये +2 स्टेट में चेंज हो गए। कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, कैथोड पर। कैथोड पर उनको यहां से जो आपने जोड़ रखा था ना उसकी सहायता से वो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन धारावाही चालक तार की सहायता से कहां पहुंच गए, कैथोड पर। और कैथोड का Cu+2 उनको ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन, और ये ग्रहण करके किस में चेंज हो गया, Cu। ये एक्वस था और ठोस में चेंज हो गया, ये ठोस था और एक्वस में चेंज हो गया। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचय, ये अभिक्रियाएं होती है। अभिक्रियाएं होने से देखो होता क्या है, एनोड पर Zn है वो Zn+2 में बदला, Zn का मतलब ये है Zn, ये ठोस छड़,
और +2 का मतलब वो विलयन में घुल गया। इसका मतलब आपने यहाँ पर जो जिंक की छड़ लगा रखी है वो जिंक की छड़ धीरे धीरे विलयन में घुल रही है। ये जो ठोस जिंक है किस में चेंज हो रहा है? एक्वस में। ठोस जो जिंक है वो धीरे धीरे किस में चेंज होगा? जिंक सल्फेट में। इसके लिए देखो Zn+2 तो बन गया, लेकिन सल्फेट आयन कहां से मिलेंगे वो भी अभी अपने को पता चलेगा। तो Zn था वो Zn+2 के रूप में यहां पर इसमें घुल चुका है, विलय हो चुका है। ये लीजिए, ये छड़ में से घुल गया और उसके 2 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए हैं? कैथोड। कैथोड के ऊपर यहां पर अपने पास में है कॉपर +2 SO4-2, कॉपर सल्फेट है ना। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये कॉपर ग्रहण कर लेगा, ये वाला कॉपर। ये ग्रहण करते हैं किसमें चेंज हो गया? Cu में। इसका मतलब जो कैथोड है, कैथोड पर जो विद्युत अपघट्य आपने कॉपर सल्फेट घोल रखा है उसका जो कॉपर है वो धीरे धीरे देखिए एक्वस से किसमें चेंज हो रहा है? ठोस में। यानी ये Cu+2 इस छड़ पर जम जाएगा, वापस निक्षेपित हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ SO4-2 आयन है ये इस सेरेंद्र दीवार में से होता हुआ किधर आ जाएगा? एनोड की ओर, ताकि दोनों विलयनों की उदासीनता बनी रहे। और ये इधर आकर के किसके साथ जुड़ जाएगा? Zn+2 के साथ। तो वापस क्या बन जाएगा? ZnSO4। ये होती है इसकी प्रोसीजर। यानी यहां से Zn पिघल गया, ये छड़ ये धीरे धीरे पिघल जाएगी, धीरे धीरे इसका क्षरण होता है, नष्ट होती है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, इधर आने पर Cu+2 उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cu में बदल जाता है और SO4 सेरेंद्र दीवार में से इधर आ जाता है। और उस SO4 को जो Zn+2 में चेंज हुआ था वो ग्रहण करके किस में चेंज हो जाता है? ZnSO4। अर्थात यहां पर ZnSO4 का निर्माण होगा। मतलब इस जो अर्ध सेल है, जो कंप्लीट सेल होता है उसमें 2 अर्ध सेल होते हैं, एक एनोड अर्ध सेल है, एक कैथोड अर्ध सेल। तो जो एनोड अर्ध सेल है उस पर कॉपर सल्फेट का निर्माण हो रहा है, कॉपर सल्फेट बढ़ रहा है, छड़ तो नष्ट हो रही है और विलयन में जिंक सल्फेट की सांद्रता बढ़ेगी। ध्यान रखिए, एनोड पर छड़ हमेशा है वो नष्ट होती है, लेकिन विलयन की सांद्रता बढ़ती है, जिंक सल्फेट ज्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। और कैथोड पर जो छड़ है उस पर कॉपर का निक्षेपण होगा, यानी आपने जो छड़ लगाई थी वो धीरे धीरे और ज्यादा मोटी होती जा रही है, उसका द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है। और विद्युत अपघट्य में कॉपर सल्फेट की सांद्रता कम होगी, क्योंकि कॉपर तो इधर जमा हो गया और सल्फेट इधर आ गया। तो जो विलयन है उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट की सांद्रता है उसमें कमी होती है। इस प्रकार से डेनियल सेल में रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती। तो जो अपना सेरेंद्र दीवार हमने यहाँ पर लगाई है, या सेरेंद्र दीवार की जगह आप लवण सेतु भी लगा सकते हैं, उसका काम यह होता है कि दोनों तरफ जो विद्युत अपघट्य के विलयन है उनकी उदासीनता को बनाए रखना। जैसे अभी आपने देखा कैथोड की तरफ एक SO4-2 यानी सल्फेट आयन बना था, तो सेरेंद्र दीवार ने उसको एनोड की ओर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इधर एक Zn+2 बना था, ताकि दोनों विलयन वापस कैसे हो जाएं? उदासीन हो जाए। ये एनोड की रिएक्शन है, ये कैथोड की। एनोड अर्ध सेल की अभिक्रिया और ये कैथोड अर्ध सेल की अभिक्रिया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण सेल की अभिक्रिया हो जाएगी, टोटल सेल रिएक्शन। देखिए दोनों रिएक्शन को जोड़ करके लिख देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, Zn ठोस और Cu+2 एक्वस। ये अभिक्रिया करके किसमें चेंज हो रहे हैं? Zn+2 एक्वस प्लस Cu ठोस। ये है डेनियल कॉपर और जिंक से बने हुए डेनियल सेल की संपूर्ण अभिक्रिया। ये एनोड अर्ध सेल की अभिक्रिया हो गई और ये कैथोड अर्ध सेल की अभिक्रिया हो गई। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जब आप जोड़ देंगे तो संपूर्ण सेल की रिएक्शन हो जाएगी। किसी भी सेल के लिए कुछ नियम होते हैं, परिपाटियां होती हैं। सेल को लिखते समय आपको हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या? जैसे अभी मैंने सेल बनाया, एक दिन पहले भी अपन ने विद्युत अपघट्य सेल बनाया था। एनोड हमेशा पहले इस साइड में लिखते हैं, यानी एनोड हमने इधर लिखा था, कैथोड इधर। एनोड हमेशा कौन सी साइड में होना चाहिए? लेफ्ट साइड में होना चाहिए, बाईं तरफ होना चाहिए। और कैथोड हमेशा राइट साइड में होना चाहिए, दाईं तरफ होना चाहिए। ये सेल को लिखने का परिपाटी होते हैं, चिन्ह परिपाटियां होती हैं, तो इनमें आपको कभी भी उलटफेर नहीं करना है। जैसे आप ये नहीं कर सकते कि कैथोड को इधर लिख दिया, कॉपर सल्फेट विलयन इधर पर क्या, आप जिंक सल्फेट उधर नहीं कर सकते। ये सेल की परिपाटी है, तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके अलावा जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें भी आप सेल निरूपण के द्वारा लिख सकते हैं।
प्रत्येक सेल का एक निरूपण होता है, उस सेल निरूपण के द्वारा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? निरूपण के अंदर सबसे पहले आप एनोड को लिखते हैं, बाद में लिखते हैं कैथोड को, यानी ऐसे निरूपण करेंगे। पहले एनोड को लिख देंगे और बाद में कैथोड को, यानी पहले जो एनोड पर रिएक्शन हो रही है वो, बाद में कैथोड वाली रिएक्शन। अगर अभिक्रिया के अंतर्गत जो अभिकारक और उत्पाद मान लीजिए बन रहे हैं, वो अगर परस्पर सीधे संपर्क में, तो उनके मध्य एक खड़ी लाइन आएगी। और अगर वो लवण सेतु या सलंदर दीवार से जुड़े हुए हैं तो उनके मध्य दो खड़ी लाइन, जैसे एनोड और कैथोड लवण सेतु से जुड़े हुए होते हैं, तो इन दोनों के मध्य आप हमेशा इस तरह से दो खड़ी लाइन बनाएंगे। देखिए इस सेल का निरूपण कैसे होगा। देखो सबसे पहले एनोड, एनोड पर देखो ये परिवर्तन हो रहा है, Zn है वो Zn+2 में बदल रहा है। Zn ठोस Zn है और Zn+2 एक्वस में बदल रहा है, ये चेंज हो रहा है। दोनों जुड़े हुए हैं, जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन के साथ जुड़ी हुई है, तो दोनों के मध्य एक खड़ी लाइन आएगी। एनोड का परिवर्तन, एनोड हो गया निरूपण, उसके बाद में आप करेंगे दो खड़ी लाइन, और उसके बाद में कैथोड की रिएक्शन सेम। कैथोड पर Cu+2 चेंज हो रहा है Cu में, Cu+2 एक्वस है और ये चेंज हो रहा है Cu ठोस में। दोनों जुड़े हुए हैं तो दोनों के मध्य एक खड़ी लाइन आएगी। ये इस तरह से होता है किसी भी सेल का निरूपण, इस तरह से लिख सकते हैं आप। निरूपण तो अपन करते हैं, इस निरूपण में अपन आवश्यकता अनुसार सेलों की सांद्रताएं भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अभी अपन ने जो सेल बनाया था उसका देखिए निरूपण ये किया हुआ है अपना, इसमें देखिए मैं सांद्रताएं और लिखता हूं। मान लीजिए सेल में अपने को जो एनोड है जिंक सल्फेट है उसकी सांद्रता 0.05 दी हुई है, तो उसको आप यहां के कोष्टक में लिख देंगे कि जिंक सल्फेट Zn+2 आयनों की सांद्रता कितनी है, 0.05 मोल प्रति लीटर। और ऐसे ही आप कैथोड की सांद्रता लिख देंगे। मान लीजिए कॉपर सल्फेट की सांद्रता 0.1 m है, तो ये मैंने लिख दिया 0.1 m और उसके बाद में कॉपर। तो निरूपण के अंतर्गत आप सेल की सांद्रता को भी व्यक्त कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार इनको व्यक्त किया जा सकता है। यह है डेनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल। एकदम से इजी सा है, नॉर्मल है कि कोई भी अपने को सेल दिया हो उसमें आप पहले हमेशा एनोड को लिखेंगे, बाद में कैथोड को लिखेंगे। एनोड पर आपको हमेशा ऑक्सीकरण करना है, कैथोड पर अपचयन करना है, दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है। निरूपण करेंगे, निरूपण करते समय पहले एनोड का निरूपण करेंगे एक खड़ी लाइन के द्वारा, एनोड का निरूपण पूरा हो गया। एनोड का निरूपण पूरे होते ही दो खड़ी लाइन, उसके बाद में कैथोड का निरूपण। अगर अपने को निरूपण दिया हुआ है तो उसको देख करके आप पता कर सकते हैं कि ये सेल कैसा बना हुआ है। जैसे ये निरूपण दिया हुआ है तो इसको देख करके भी हम बता सकते हैं कि जो पहले लिखा हुआ है मतलब ये एनोड है। अपने को जो भी सेल दिया हुआ है उसमें एनोड जिंक का बना हुआ है, ये पता लग जाएगा अपने को। और जिंक में सांद्रता भी अपने को पता लग गई, 0.05 m सांद्रता है। निरूपण को देख करके आप ये भी बता सकते हैं कि ये क्या है, कैथोड है। अर्थात अगर आपको सेल दिया हुआ है तो आप उसका निरूपण लिख सकते हैं, और अगर आपको केवल निरूपण दिया हुआ है तो उस निरूपण से आप पूरा सेल बना सकते हैं, क्योंकि निरूपण में कंप्लीट जानकारी होती है कि इसका एनोड बना हुआ होता है, इसका कैथोड बना हुआ है, एनोड की सांद्रता इतनी है, कैथोड की सांद्रता इतनी है, तो आप कंप्लीट सेल का निर्माण कर सकते हैं केवल निरूपण से। ये डेनियल सेल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल, यानी विभव और विभवांतर, ये दोनों क्या होते हैं इनके बारे में अपन देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।